भारत की पारंपरिक धरती में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या यूं कहें कि सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही उलझते जाते हैं। तो आज हम आपको भारत देश की 10 ऐसी ही रहस्यमयी खोजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। स्केलेटन लेक। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सिपाहियों ने एक झील के पास पेट्रोलिंग करते समय सैकड़ों की संख्या में कंकाल बरामद किए। भारत में रूपखंड नाम की इस जगह में एक झील में इंसानी कंकालों का जखीरा है। ये कंकाल 850 एडी के हैं। रूपखंड की ठंडी जलवायु में ये अवशेष अच्छी तरह सुरक्षित हैं। पहले ये माना जा रहा था कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के थे जो कि भारत आए थे, पर ये एक मिथक थी और 70 सालों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि ये अवशेष विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के हैं, जिनमें कुछ अपने परिवार तो कुछ सामूहिक रूप से भारत आए थे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मरने का कारण क्या था, ये अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है ये कोई आपदा या सामूहिक आत्महत्या भी हो सकती है। चूँकि सब कंकालों के खोपड़ी जख्मी हालत में मिली है, ऐसे में ये गुत्थी और अधिक उलझ जाती है। द कर्स ऑफ कुलधारा। लगभग 500 साल पहले कुलधरा नामक गांव की आबादी करीब 1500 थी, लेकिन 200 साल पहले एक दिन अचानक ये लोग गांव छोड़कर चले गए। लेकिन ये बात अभी तक रहस्य बनी हुई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग यहाँ लगने वाले अत्यधिक टैक्स के कारण चले गए थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर रहने वाली एक लड़की के क्रोधी पिता ने उसे और उसके गरीब प्रेमी के प्रेम को स्वीकार नहीं किया और उन्हें खत्म कर दिया। इसलिए ये गाँव उन प्रेमियों के दिए हुए शाप से शापित हो गया। जो एक बात इस कहानी को और भी विचित्र बनाती है वो ये है कि उन लोगों के ये गांव छोड़ने के बाद गांव इस तरह शापित हुआ कि उसके बाद यहाँ कोई बस नहीं पाया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुलधरा गांव प्रेतों का गढ़ बन गया है। जो लोग यहाँ मारे गए उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटकती हैं। सांची स्तूपा। सांची स्तूप भारत में चट्टानों से बनी सबसे पुरानी आकृति है। इसका निर्माण 3rd सेंचुरी BC में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण बौद्ध गुरुओं और उनके अवशेषों को रखने के लिए कराया गया था। पहले ये बौद्ध गुरुओं का स्थल माना जाता था, पर धीरे धीरे इसका अस्तित्व खत्म हो गया। उसके बाद इसे 1881 में एक ब्रिटिश सैनिक ने खोजा। इसकी विशेषता इसकी संरचना है। इसके बीचों बीच 54 फीट ऊंचा गोल आकार का गुंबद है, जिसके ठीक नीचे भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। शुरुआत में सांची स्तूप मिट्टी का बना हुआ था, पर 150 ईसा पूर्व के दौरान इसकी मरम्मत करवाकर इसे पत्थर का बनवाया गया और इसका आकार भी दोगुना कर दिया गया। एंशिएंट स्केलेटन। 2015 में भारतीय पुरातत्वविदों के एक समूह ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ये खोज हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई थी। ये सिविलाइजेशन करीब 5000 साल पुरानी है और पहली बार मोहनजोदाड़ो, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, से 1920 में खोजी गई थी। अब 2015 में पुरातत्वविदों को यहाँ से 4 कंकाल मिले हैं, जिसमें एक बच्चे का, एक वयस्क महिला और 2 वयस्क पुरुषों के हैं। पुरातत्ववेताओं का कहना है कि ये कंकाल 4000 से 5000 साल पुराने हैं। इन कंकालों के साथ उन्हें अलग तरह के बर्तन और खिलौने भी मिले हैं। यहाँ कई तरह की स्पिरिचुअल आकृतियां भी मिली हैं, जिनमें अधिकतर जानवरों से मेल खाती हैं। चूँकि हड़प्पा सभ्यता आज भी एक अनसुलझी पहेली है, ऐसे में ये खोज पुरातत्वविदों को सही दिशा दे सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस तरह की और खुदाई करके यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में और जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। लोथल। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल दक्षिण एशिया का एक बड़ा व्यापार मार्ग हुआ करता था। लगभग 4400 साल पहले बसे हुए इस शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ मृत लोगों का शहर था, पर कुछ समय बाद ये शहर पूरी तरह गुमनाम हो गया था। इसे 1950 में फिर से खोजा गया। इस शहर में विश्व का सबसे पुराना डॉक स्थित है। ये अपने प्राचीन समुद्री वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ये डॉक पूर्व से पश्चिम दिशा में 121 फीट और उत्तर से दक्षिण में करीब 72 फीट के एरिया में फैला हुआ है। ये पूरा क्षेत्र ईंटों की दीवार से घिरा हुआ था, जो शायद सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इस शहर की एक खासियत इसका बेमिसाल ड्रेनेज सिस्टम भी है, पर इस शहर के नष्ट होने का कारण आज भी किसी को समझ नहीं आया। फंड्स की कमी के कारण ये साइट धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रही है। ऐसे में रहस्य के रहस्य ही रहने की संभावना और बढ़ जाती है। मैग्नेटिक हिल ऑफ लद्दाख। हिमालय के नजदीक एक पहाड़ी है जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है अगर इस पहाड़ी की सड़क पर आप एक गाड़ी को खड़ा कर देंगे तो वो अपने आप करीब 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जाने लगेगी। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ एक मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वजह से गाड़ियाँ अपने आप चलने लगती हैं। यहाँ तक कि इस पहाड़ी के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाज भी अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं ताकि ये मैग्नेटिक फोर्स उसकी उड़ान में बाधा न डाले। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये सब एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है,
इसलिए लोगों को वो दिखाई देता है जो असल में है ही नहीं, पर इसका असल कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है। इमॉर्टल बीइंग्स ऑफ द हिमालय। अन्य पहाड़ियों की तरह हिमालय के बारे में भी कई रहस्यमयी अफवाहें हैं, जिसमें से एक ये भी है कि यहाँ की घाटी में रहस्यमय लोग रहते हैं। एक किंवदंती की माने तो हिमालय के ज्ञानगंज नाम की एक घाटी में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो अमर हैं, जिन्होंने मौत को मात दी है। ये लोग सिर्फ उस समय बाहर आते हैं जब इन्हें मदद की जरूरत हो। इन्हें संबाला के नाम से भी जाना जाता है, पर ये लोग कभी सैटेलाइट के द्वारा भी कैप्चर नहीं किए गए, इसलिए इनके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है। कुछ लोग स्पिरिचुअल गाइडेंस प्राप्त करने के लिए भी ज्ञानगंज जाते हैं, पर किसी ने संबाला लोगों को नहीं देखा। कहा जाता है इस जगह पहुंचने और यहाँ के लोगों को देखने वाले दिव्य दृष्टि वाले लोग थे। ये जगह साधारण लोगों की पहुंच से परे है, पर वैज्ञानिकों के लिए ये जगह आज भी एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। मिस्टीरियस मस्टेटल्स। सऊदी अरब में आर्कियोलॉजिस्ट ने पत्थरों से बने हजारों मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स को ढूंढा है। ये सभी स्ट्रक्चर्स लगभग 7000 साल पुराने हैं। ये स्ट्रक्चर्स रेक्टेंगल शेप में हैं, जिस वजह से इसे मस्टेटल्स नाम दिया गया है। अरबी भाषा में मस्टेटल्स का अर्थ रेक्टेंगल होता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने फिलहाल 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1000 मस्टेटल्स ढूंढे हैं। रेक्टेंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स 2 प्लेटफॉर्म से मिलकर बने हुए हैं, जो 2 दीवारों से आपस में कनेक्टेड हैं। कुछ मस्टेटल्स के बीच में स्टोन वॉल से बने चेंबर भी हैं, जिसके सेंटर में स्टैंडिंग स्टोन मौजूद है। कुछ मस्टेटल्स के आसपास पालतू जानवर का सिर और हड्डियां भी मिली हैं। 7000 साल पहले इतने बड़े क्षेत्र में एक जैसे स्ट्रक्चर्स का मौजूद होना कई सारे रहस्यों को पैदा करता है। ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट्स। इसी साल अप्रैल महीने में स्वीडन के थॉमस कार्लसन एक क्लब के निर्माण के लिए जंगल में जमीन का सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जमीन के अंदर दबी हुई कुछ चीजें मिली। उन्होंने जब वहां खुदाई शुरू की तो उस जगह पर उन्हें ब्रॉन्ज एज के लगभग 50 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले। इन सारी चीजों को निकालकर थॉमस ने आर्कियोलॉजिस्ट से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें इस आर्टिफैक्ट्स की वैल्यू का पता चला। उन्होंने जिन चीजों की खोज की थी उसमें ब्रॉन्ज से बने नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स और क्लोथिंग पिन समेत और भी कई तरह की ज्वेलरी शामिल है। इस खजाने में हॉर्स राइडिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला खास प्रकार का रॉड भी मिला है। इस तरह का ये रॉड स्वीडन में पहली बार मिला है। ये सारी चीजें 750 से 500 बीसी के दौरान की हैं। ओल्डेस्ट नोन मॉन्यूमेंट इन पेरू। अगस्त 2020 में जर्मनी और पेरू के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने पेरू के नॉर्थ सेंट्रल कोस्ट में इस देश के ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट को ढूंढने में कामयाबी हासिल की है। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सेरेमोनियल प्लाजा की डिस्कवरी की है, जो कि कम से कम 5500 साल पुरानी है। इस प्लाजा का निर्माण पत्थर और कच्ची ईंटों से किया गया था। प्राचीन समय में इस प्लाजा का उपयोग सोशल और रिचुअल कार्यों में किया जाता था। इस सेरेमोनियल प्लाजा के आसपास इंसानी बस्ती से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें मिली हैं। स्पेनिश स्टोनहेंज। क्या आप जानते हैं कि स्पेन में भी एक स्टोनहेंज मौजूद है, और वो भी इंग्लैंड के स्टोनहेंज से लगभग 2000 साल पुराना। इस स्पेनिश स्टोनहेंज को डॉल्मेन ऑफ ग्वाडलपेराल के नाम से जाना जाता है। इसकी डिस्कवरी किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं की थी, बल्कि झील का पानी सूखने के बाद ये ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट खुद ही दुनिया की नजरों में आ गया। 2019 के भयंकर गर्मी के दौरान इस झील का जलस्तर कम हो गया, जिसके बाद हजारों सालों से पानी की गहराई में छुपा ये मॉन्यूमेंट दुनिया की नजरों में आ गया। इस जगह पर एक बड़े से सर्कल में 150 स्टैंडिंग स्टोन्स मौजूद हैं, जिसमें से कुछ स्टोन्स की लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा है। डॉल्मेन ऑफ ग्वाडलपेराल के शेप को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जाती है कि इसका निर्माण प्राचीन इंसानों ने धार्मिक वजह से किया होगा। पीटर बोरो पेट्रोग्लिफ्स एंशिएंट रॉक कार्विंग। पीटर बोरो पेट्रोग्लिफ्स एंशिएंट रॉक कार्विंग का लार्जेस्ट कलेक्शन है। कनाडा के ओंटारियो में स्थित इस रॉक कार्विंग में 900 से ज्यादा इमेज बने हुए हैं। ये सभी इमेज क्रिस्टलिन लाइमस्टोन के सिंगल स्लैब पर बनाए गए हैं। इस सिंगल स्लैब की लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। 900 से ज्यादा इमेज में इंसान, जानवर, सोलर सिंबल्स, ज्योमेट्रिक शेप्स और बोट्स के इमेज बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस रॉक कार्विंग का निर्माण 900 से 1400 एडी के बीच किया गया है। हालांकि कार्बन मटेरियल की कमी होने के कारण किसी भी रॉक आर्ट के एक्यूरेट एज का पता लगाना काफी मुश्किल है। यह भी संभव है कि ये रॉक कार्विंग हजारों साल पुराने हों। इस एंशिएंट रॉक कार्विंग की एक खास बात यह है कि इसमें बने बोट कार्विंग्स नेटिव अमेरिकन के किसी भी ट्रेडिशनल बोट से मिलते जुलते नहीं हैं। इनमें कुछ बोट कार्विंग्स नॉर्दर्न रशिया और स्कैंडिनेविया के ट्रेडिशनल बोट से मिलते जुलते हैं। तो क्या हजारों साल पहले यूरोप के लोग कनाडा पहुंच चुके थे? मोगाओ केव्स। मोगाओ केव्स दुनिया के मशहूर बुद्धिस्ट कल्चरल साइट्स में से एक है। ये केव्स ऐतिहासिक सिल्क रोड रूट के आसपास स्थित है। मोगाओ केव्स की खोज 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच की गई। यहाँ पर कई सारी गुफाएं हैं, जिनमें एक से बढ़कर एक स्कल्पचर, वॉल पेंटिंग्स, सिल्क पेंटिंग्स, कैलीग्राफी और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बनाई गई है। इस जगह पर फर्स्ट केव का निर्माण 4वीं शताब्दी में किया गया था।
वहीं लास्ट केव का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया। सभी केव्स को एक जगह मिला दें तो इसका कुल क्षेत्रफल 5000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा होगा। सभी केव्स को मिलाकर यहाँ पर 5 लाख से भी ज्यादा वॉल पेंटिंग्स मौजूद है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी केव भी है, पार्वती टेम्पल। 2016 में उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित बटेश्वर मंदिर के रेनोवेशन के दौरान मजदूरों को मंदिर के बगल में ही रेत के नीचे दबी हुई कुछ चीजें मिली। गहराई से खुदाई करने के बाद वहां जो चीज मिली उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बटेश्वर मंदिर के साथ ही एक और मंदिर मौजूद था, लेकिन वो मंदिर सदियों से रेत में दफन था। रेत में दबे इस मंदिर का नाम पार्वती मंदिर है और ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण बटेश्वर मंदिर के निर्माण के साथ ही किया गया था, लेकिन ये मंदिर रेत में कैसे दब गया इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। इस पार्वती मंदिर में कुछ मूर्ति भी मिली हैं। एंशिएंट टाइम के दौरान गंजम जिले में एक बंदरगाह हुआ करता था, जहां से व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी संभावना जताते हैं कि बटेश्वर मंदिर के आसपास कोई प्राचीन सभ्यता भी मौजूद रही होगी, लेकिन हमें इस सभ्यता के बारे में और जानकारी तभी मिल सकेगी जब इस इलाके में बड़े स्तर पर एक्सकेवेशन किया जाएगा। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन एज कॉइन्स। मेटल डिटेक्टरिस्ट रेग मीड और रिचर्ड माइल्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने 2012 में जिन सिक्कों की खोज की थी उसकी वजह से उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल जाएगी। 2012 में इन दोनों ने जर्सी में जमीन के अंदर छिपे लगभग 70,000 आयरन एज कॉइन्स की खोज की थी। कॉइन्स का इतना बड़ा खजाना मात्र 3 फीट की गहराई में ही मौजूद था। इन सिक्कों को रोमन लुटेरों के डर से जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था, जिसके बाद से लगभग 2070 सालों से ये सिक्के जमीन के अंदर ही मौजूद थे। जब इन सिक्कों को खुदाई करके निकाला गया था तब सारे सिक्के एक दूसरे से चिपके हुए थे। इन सभी को अलग करने में 3 साल लग गए। अलग होने के बाद इन सिक्कों की कुल संख्या 69,347 थी, जो कि आयरन एज कॉइन्स का अब तक का लार्जेस्ट कलेक्शन है। इन सभी सिक्कों की कुल कीमत लगभग $7 मिलियन है। सिक्कों के साथ ही यहाँ पर सोने के नेकलेस समेत कई और ज्वेलरी भी मिले थे। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉयल लाइब्रेरी। इराक के मौसूल शहर में स्थित रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबानिपल इस दुनिया का ओल्डेस्ट रॉयल लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम एसिरियन एम्पायर के लास्ट किंग अशुरबानिपल के नाम पर रखा गया। ये लाइब्रेरी लगभग 2600 साल पुरानी है। इस लाइब्रेरी की खोज ब्रिटिश म्यूजियम के आर्कियोलॉजिस्ट ने 1850 में की थी। इस लाइब्रेरी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में 80 साल लग गए। इस लाइब्रेरी में किताबों के रूप में मिट्टी के टुकड़े पर लिखे टेक्स्ट मौजूद हैं, जिसे क्ले टैबलेट्स कहते हैं। इस लाइब्रेरी में 30,000 से ज्यादा क्ले टैबलेट्स मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी के निर्माण के समय दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो सभी क्ले टैबलेट्स में मौजूद हैं। वेस्ट ज़िया इंपीरियल टूम्स। 1038 से 1227 के बीच चीन के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले ज़िया डायनेस्टी की गिनती चीन के सबसे ज्यादा ताकतवर डायनेस्टी में होती थी, लेकिन फिर चंगेज खान और उसके मंगोल सैनिकों ने इस डायनेस्टी का नामो निशान तक मिटा दिया। इस डायनेस्टी का कहीं कोई जिक्र तक नहीं बचा। 1972 में आर्कियोलॉजिस्ट ने ज़िया डायनेस्टी की राजधानी रह चुके युनशुआन से कुछ ही दूरी पर पिरामिड की आकार में बने एक कब्र को ढूंढा, जिसके बाद उस पूरे इलाके में एक्सकवेशन का काम शुरू हुआ और ज़िया डायनेस्टी की जानकारी पूरी दुनिया के सामने आई। तलाशी अभियान के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने एक के बाद एक 259 पिरामिड की आकार में बने कब्र ढूंढ लिए। इनमें से 250 पिरामिड का आकार छोटा था, जबकि 9 पिरामिड ऐसे थे जो काफी बड़े थे। रिसर्च के बाद पता चला कि 9 बड़े पिरामिड कब्र ज़िया डायनेस्टी के शासकों की है। इस डिस्कवरी के बाद दुनिया को एक नई डायनेस्टी के बारे में पता चला, गोल्डन सिटी ऑफ इजिप्ट। इस साल अप्रैल महीने में इजिप्ट के लग्जर प्रोविंस में एक लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है। यह शहर लगभग 3400 साल पुराना है। टुटानखामुन के कब्र की खोज के बाद गोल्डन सिटी को इजिप्ट के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। 18th डायनेस्टी किंग एमेनहेटेप III के शासन के दौरान ये शहर आबाद हुआ करता था। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेटलमेंट मौजूद था। कई सदी से ये शहर रेत के नीचे दबा हुआ था। इस शहर में आर्कियोलॉजिस्ट ने घर, घरेलू बर्तन, वाइन बनाने का बर्तन, अंगूठी, स्कैरब्स, रंग बिरंगी पॉटरी, कपड़े की बुनाई के टूल्स, बेकरी समेत और भी ढेर सारी चीजों की तलाश की है। शहर में मिले कुछ ईंटों पर टुटानखामुन के दादा के जमाने का सील भी मौजूद है। इस शहर में एक्सकवेशन का काम अभी भी जारी है। इटालिका की स्थापना रोमन जनरल साइपियो ने 206 BC में की थी। ये शहर रोमन साम्राज्य का स्पेन में फर्स्ट रोमन सेटलमेंट था। साथ ही ये इटली से बाहर फर्स्ट रोमन सिटी भी था। स्थापना के बाद से ये शहर काफी तेजी से विकसित होता गया। 3 रोमन एम्परर्स ट्रायन, हेड्रियन और थियोडोसिस का जन्म इसी शहर में हुआ था। हेड्रियन के शासनकाल में यह शहर काफी ज्यादा विकसित हुआ
लेकिन जब स्पेन में मुसलमानों का शासन शुरू हुआ तब ये शहर वीरान हो गया। लोगों की पहुंच से दूर रहने के कारण यहाँ के सभी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स पूरी तरह संरक्षित रहे। इस शहर की खोज 17वीं शताब्दी में की गई। डिस्कवरी के बाद 20वीं सदी में स्पेन की सरकार ने इसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया। इस शहर में आज भी कई सारे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। एंशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज के समय में एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हर जगह पानी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन एंशिएंट टाइम में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था? इस सवाल का जवाब ईरान में की गई ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी। आर्कियोलॉजिस्ट ने ईरान के लोरेस्टन प्रोविंस के बोरियड शहर में एंशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ढूंढा है। कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हुई एक्सकेवेशन के बाद पता चला कि इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद से महल तक पानी का सप्लाई किया जाता था। पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इसमें पॉटरी क्रॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस जमाने के हैं, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। शॉवेट पॉन्ट डी आर्क केव पेंटिंग्स। फ्रांस का शॉवेट पॉन्ट डी आर्क केव दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है। साथ ही इस केव में बनाई गई पेंटिंग्स बेस्ट प्रिजर्व फिगरेटिव केव पेंटिंग्स हैं। इस केव में एंशिएंट ह्यूमन आर्ट के साथ ही अपर पैलियोलिथिक लाइफ से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस मौजूद हैं। इस केव पेंटिंग्स की खोज 1994 में हुई है। पेंटिंग्स के अलावा इस केव में मानव अवशेष भी मिले हैं, जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष लगभग 39,000 साल पुराने हैं। इसका मतलब ये है कि सारे पेंटिंग्स भी उसी समय काल के हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने साल पहले प्राचीन इंसानों में आधुनिक इंसानों की तरह समझ बूझ पैदा भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद उन लोगों ने इतने शानदार पेंटिंग्स बना ली। ये पेंटिंग्स कहीं न कहीं वैज्ञानिकों की इस सोच पर सवाल तो पैदा करता है। माउंट्स शेप्ड लाइक एनिमल्स। नाज़का लाइन्स और रूइंड सिटी ऑफ शैनशियन जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए मशहूर कोस्टल प्लेन्स ऑफ पेरू में एक और ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की गई है जो इस इलाके को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना चुका है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस इलाके में अलग अलग जानवरों के आकार में बनाए गए पत्थरों को ढूंढा है। यहाँ पर पत्थरों के ढेर को अलग अलग जानवरों और पक्षियों का रूप दिया गया है। इन सभी स्कल्पचर का निर्माण लगभग 5000 साल पहले किया गया है। जिस दौरान इजिप्ट के लोग पिरामिड बनाने में बिजी थे, उसी दौरान पेरू के लोग इन चट्टानों को जानवरों और पक्षियों का रूप देकर एक अलग ही इतिहास गढ़ रहे थे। इनमें से कुछ स्कल्पचर तो ऐसे भी हैं जिनका आकार 1300 फीट से भी ज्यादा है। इस जगह की खोज सैटेलाइट फोटोज के माध्यम से की गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सभी स्कल्पचर का निर्माण एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल के रूप में किया गया होगा। सेंट लीथन्स बरियल चेंबर। वेल्स के सेंट लीथन्स में स्थित इस बरियल चेंबर से रिलेटेड कई सारे मिथ्स मौजूद हैं, जिसके अनुसार यदि कोई इंसान 23 जून की रात को इस बरियल चेंबर में रात गुजारता है तो फिर या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो पागल हो जाएगा, और यदि इन दोनों में से कुछ नहीं हो तो वो शायर बन जाएगा। मिथ्स को अलग रखते हुए फैक्ट की ओर लौटते हैं। इस मेगालिथिक स्ट्रक्चर का निर्माण लगभग 6000 साल पहले किया गया है। इस स्ट्रक्चर के निर्माण में मड स्टोन का उपयोग किया गया है। नीचे 3 मड स्टोन इंस्टॉल किए गए हैं और इसके ऊपर एक बड़ा सा कैपस्टोन मौजूद है। कैपस्टोन की लंबाई 13 फीट, चौड़ाई 10 फीट और इसकी मोटाई 2 फीट है। इसका वजन लगभग 40 टन है। ऐसी संभावना जताई जाती है कि इसका उपयोग सेरेमोनियल साइट्स के रूप में किया जाता रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6000 साल पहले इतने भारी भरकम चट्टानों को उठाकर इसका निर्माण कैसे किया गया। क्वीन एलिजाबेथ I मैन्युस्क्रिप्ट। 1558 से 1603 तक इंग्लैंड पर शासन करने वाली क्वीन एलिजाबेथ I के जमाने में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी कम थी। इवन ज्यादातर राजा महाराजा भी जाहिल ही हुआ करते थे, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ पढ़ना और लिखना दोनों जानती थी। इस बात का एक और सबूत नवंबर 2019 में मिला है। एक इतिहासकार लैम्बेथ पैलेस लाइब्रेरी में अपनी किताब के लिए रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें 34 पेज का मैन्युस्क्रिप्ट मिला। इसकी जांच करने पर उन्होंने पाया कि ये सभी मैन्युस्क्रिप्ट क्वीन एलिजाबेथ के हाथों से लिखा गया है। उन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट में रोमन हिस्टोरियन टैकिटस के किताब का ट्रांसलेशन लिखा था। साथ ही उन्होंने राजतंत्र के समर्थन में भी कुछ बातें लिखी थी। पेट्रोग्लिफ्स ऑन ओमिटिप आइलैंड। ओमिटिप आइलैंड पर मौजूद ये पेट्रोग्लिफ्स इस आइलैंड की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। 1995 से 1999 के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने इस आइलैंड पर 1700 से ज्यादा पेट्रोग्लिफ पैनल्स यानी कि रॉक क्रेविंग्स ढूंढे थे। इसके साथ ही यहाँ मिट्टी के बने बर्तन, स्टोन स्टैचू समेत और भी कई सारी चीजें मिली थी। लेकिन इन चीजों की डिस्कवरी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल भी पैदा हो गया, आखिर इन चीजों का निर्माण किसने किया था। यहाँ पहली इंसानी बस्ती बसाई जाने से सदियों पहले ही इन सभी चीजों का निर्माण किया गया था। ये सभी चीजें लगभग 3000 साल पुरानी हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी सिंबल्स बने हुए हैं जिन्हें कोई पहचान नहीं सका है। इस आइलैंड पर कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जिसने इन चीजों का निर्माण किया और फिर विलुप्त हो गए। इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल सकता है।
एंशिएंट सिटी ऑफ ईरान। खारानक नाम के इस प्राचीन शहर की स्थापना ईरान में लगभग 4000 साल पहले हुई थी और लगभग 3000 सालों तक ये शहर फलता फूलता रहा। लेकिन लगभग 1000 साल पहले ये शहर पूरी तरह वीरान हो गया। आज इस शहर में बनाए गए कच्ची ईंटों के घर खंडर में बदल रहे हैं। हालांकि खंडर में बदल चुके इस शहर को देखकर आज भी इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ कई सारे शानदार घर और आलीशान किला मौजूद हैं। लेकिन इस शहर की जो सबसे खास बात है वो है यहाँ का एक मीनार। इस मीनार को इस तरह से बनाया गया है कि ये हवा में हिलता है। सदियों से हवा में हिलते रहने के बावजूद ये मीनार आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। अर्लीस्ट नोन ह्यूमंस इन यूरोप। इंसानों की ही एक प्राचीन प्रजाति निएंडरथल विलुप्त कैसे हुए और आधुनिक इंसानों के साथ उनका रिश्ता कैसा था? बल्गेरिया के बैको केरो केव में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है। बैको केरो केव में यूरोप के सबसे प्राचीन इंसान के अवशेष मिले हैं। इंसानों के इस अवशेष में दांत और हड्डी के 6 टुकड़े हैं। ये सभी अवशेष लगभग 46,000 साल पुराने हैं, जो कि यूरोप में मिला अब तक का सबसे पुराना मानव अवशेष है। ये सभी अवशेष 3 पुरुषों के हैं। इन अवशेषों के डीएनए के जांच के बाद पता चला कि इन तीनों प्राचीन इंसानों को डीएनए निएंडरथल के डीएनए से 3% से 3.8% तक मिलता जुलता है और लगभग 5 से 7 जनरेशन पीछे जाने पर इनके एंसेस्टर्स निएंडरथल ही थे। इस रिपोर्ट के बाद एक्सपर्ट्स ऐसी संभावना जता रहे हैं कि निएंडरथल दुनिया से विलुप्त नहीं हुए होंगे, बल्कि आधुनिक इंसानों में बदल गए होंगे। ट्विन टाउन। भारत देश का एक गांव कोडिनी इसलिए इतना प्रचलित है क्योंकि यहाँ बहुत अधिक संख्या में जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। मात्र 2000 की आबादी वाले इस गांव में करीब 300 जुड़वा बच्चों के जोड़े होंगे। भारत जैसे देश में जहां जुड़वा बच्चों का जन्म इतना दुर्लभ है कि औसतन 1000 में से सिर्फ 4 लोग जुड़वा बच्चों को जन्म देते हैं, वहां कोडिनी में औसतन 1000 में 45 जुड़वा बच्चों के जन्म का यह आंकड़ा सबको हैरत में डाल देता है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है शायद ये इतने ज्यादा ट्विन बर्थ की वजह जीन से जुड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जो महिलाएं यहाँ गांव छोड़कर भी चली गई हैं, उन्होंने भी जुड़वा बच्चों को ही जन्म दिया है। या फिर वो भी संभव है कि यहाँ की जलवायु की वजह से यहाँ के लोग ज्यादा ट्विन बच्चों को जन्म देते हैं। हालांकि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके बारे में कोई सटीक अनुमान नहीं लगा पाए हैं। पर्पल फ्रॉग। वैज्ञानिकों ने 2003 में भारत में मेंढकों की एक नई प्रजाति खोज निकाली। ये मेंढक चमकीले बैंगनी रंग के होते हैं। 2014 में फिर से इन्हीं बैंगनी मेंढकों की एक नई प्रजाति खोजी गई जो धरती के भीतर रहते थे। इनका शरीर अपने रहने के स्थान के लिए पूरी तरह अनुकूल होता है, यहाँ तक कि इसकी लंबी जीभ इसे पृथ्वी के अंदर भी शिकार करने योग्य बना देती है। यह अपनी जीभ से चींटियों और दीमकों को आसानी से खा लेता है। ये मेंढक बाहर सिर्फ संभोग के लिए आते हैं और आमतौर पर झील के पास अंडे देते हैं। विशेषज्ञों की माने तो मेंढकों की लगभग 42% प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हम आज भी नहीं जानते कि धरती पर मेंढक की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। 9 अननोन मेन। मौर्य वंश के शक्तिशाली शासक अशोक ने जब अपने जीवन के आखिरी युद्ध कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की मौत के बाद ये महसूस किया कि सच्ची शक्ति ज्ञान में है, तो उसने ज्ञान के विस्तार और लोगों को युद्ध न करने के लिए प्रेरित करने के लिए उसने उस समय भारत के 9 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बुलाया। सुरक्षा के लिए उन 9 आदमियों की पहचान गुप्त रखी गई थी। इन लोगों को द 9 अननोन मेन के नाम से जाना जाने लगा। इन लोगों के पास वैज्ञानिक ज्ञान से जुड़ी किताबें थी। कहा जाता है इन किताबों में एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रैवलिंग से जुड़े राज भी थे। इनका अध्ययन करने की अनुमति केवल उन 9 लोगों को ही दी गई थी। जब 9 में से कोई भी काम नहीं कर पाता था, चाहे मृत्यु, स्वास्थ्य स्थितियां या सेवा निवृत्त होने की इच्छा हो, तब उसका उत्तराधिकारी बहुत सावधानी से चुना जाता था। कहा जाता है कि द 9 अननोन मेन का ये समाज आज भी जीवित है और इसमें न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया से ज्ञानी लोगों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।